अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया। ये सिंगर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं और आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। प्लीज वेलकम भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी। और ये तालियां बजते रहें क्योंकि अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज बहुत खास हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, पूरी दुनिया में जिनका नाम है। प्लीज वेलकम हंसराज हंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मनोज तिवारी पर। आपकी अदालत में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी पर आरोप है कि ये अपने गानों से सबका मजाक उड़ाते हैं। मनोज जी, आपके गानों का पूरा इतिहास देखा। आप जब स्टार बन गए, आपके गाने बहुत पॉपुलर होने लगे। 25 साल पहले की बात है। आपकी गाड़ी को रोक लिया, आपके सामने मंत्री जी की गाड़ी थी, तो आपने लाल बत्ती पर गाना बना दिया। मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया। अब आप देखिए, मेरी गाड़ी 400 मीटर के सकरे रास्ते को पार कर चुकी थी, 10 मीटर बचा था और उधर से मंत्री जी आए। मुझे 385 मीटर 90 मीटर बैक करना पड़ा। हमारा पहला गाड़ी का इंडिकेटर टूट गया। देखिए, आज आप आरोप लगा रहे हैं रजत भाई साहब, लेकिन मैंने लाल बत्ती के खिलाफ गाया और एक समय आया प्रधानमंत्री ने सबका लाल बत्ती हटाया। मेरा सर, मैंने वीआईपी कल्चर के विरुद्ध गाया। आज तो कितनी अच्छी बात है, जो लोग सुन रहे होंगे, समय समय पे जो आपको अच्छा नहीं लगता है बोलिए उसके खिलाफ। हो सकता है कोई नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले और आपकी बात सुन ले और वो कानून बन जाए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने मजाक क्या आपने गाना क्या गाया था कि रास्ता खाली कर दो, मंत्री जी की गाड़ी आ रही है, नियम का पालन मत करो, क्या फर्क पड़ता है? व्यंग था ना, व्यंग था कि एक आदमी से हम बोलेगा कि अरे मैं जनता हूं, मैं कैसे हट जाऊंगा, मंत्री जी को बोलो थोड़ा रुक जाए। तो हमने कहा नियम का बघारत। सुर नहीं है ना, कोई हारमोनियम रखते हैं आप? अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कुछ हारमोनियम का। मुझे हारमोनियम दे दीजिए अगर हो तो। हाँ है? मैंने गाना गाया था सर, अरे नियम का बघार ताड़ा, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। देखत नहीं खराए फल के नाल हो देखात बा। सर आप याद करिए, कुछ समय पहले का आप लोग भी याद करोगे कि नेता चलते थे तो उन्हीं की गाड़ी में, जहां नेताजी आगे बैठे हैं, पीछे से राइफल ऐसे निकला होता था। गाना का असर तो हुआ। ये मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया सर। अच्छा, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। बहुत समय तक आपको जिंदगी में नौकरी नहीं मिली थी, स्ट्रगल करते रहे थे जी। जब गाने के स्टार बन गए तो आपने बेरोजगारों का मजाक उड़ाया, उस पर गाना लिख दिया। नहीं, मजाक नहीं उड़ाया मैंने अपना दर्द बताया। देखिए मेरा एक गाना है,
अरे असिए से क के बीए, असिए से क के बीए, बचवा हमार कंपटीशन देता। मैं में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। मैंने अपना दर्द गाया। मैं ही एक लंबे समय से काम नहीं मिल रहा था तो क्या करे, तो घर से आता था कि बाबू क्या करता रहो, तो हम कहते थे कि कंपटीशन देता नहीं। लेकिन मनोज जी, इसको कुछ लोगों ने ऐसा समझ लिया। बेरोजगारी तो आज भी है, आज नहीं आप ये वाला गाना गाते? नहीं, बहुत अच्छी सवाल, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं, हम स्वयं कह रहे हैं अपने लोकसभा में, हम दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में भी यही कह रहे थे और एक कलाकार के रूप में भी कहेंगे, एक इंसान के रूप में भी। रोजगार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है जैसे हम जिस दौर की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आज सबको रोजगार मिल ही गया है। हाँ, हमने लगातार उस तरफ बहुत अच्छे सकारात्मक कदम उठाए हैं और पहला बार ऐसा हुआ है भैया कि इस देश में नए नए एंटरप्रेन्योर्स को रोजगार लेने की जगह रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। अभी अभी हम 130 लोगों को अपनी लोकसभा में ऐसा ही काम करके आए, उधर मधुमक्खी पालन सिखाए उनको। तो उस समय की स्थिति में अभी की स्थिति में बहुत अंतर है, लेकिन रोजगार तो लगातार सृजित करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और सेंसिटिव इशू की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ। यह भ्रूण हत्या का, गर्भ में लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। आप सिंगर बने, आपने ऐसा गाना गाया, ऐसा लगा जैसे आप उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक दिन वो आएगा कि शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी। तो मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने दर्द गाया। देखिए, हमने ये जरूर कहा था कि आज तुम लोग नौकरी के लिए लाइन लगा रहे हो। ये मैं कब गाया था सर? 1996 में। मेरे गाने का भाव सुनिए। अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। इसके बाद मैंने गाया था कि ढेर नई खे दीन अब तो उहो जुग आई, कि शादी बदे बचवा कंपटीशन देवे जाई हो। मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैं रो रो के गाया था गाना सर। 1996 याद करिए, जब भ्रूण वो क्या अल्ट्रासाउंड नया नया आया था, और जिसको देखिए ना लड़की पेट में है तो क्या हुआ, सफाइया करा दिए। तो मैं रोती रोती गाना गाया था रजत सर। मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने खतरा दिखाया। और संजोग देखिए कि मैं वो खतरा दिखाया और एक दिन में संसद में आके उसी के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। ये तो मैंने ये ऐसा लोगों ने फैलाया कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं। बेसिकली मैंने खतरा बताया। देखिए, आपकी अदालत में तो आपको हर उस बात की सफाई देने का मौका मिलेगा जो आपके बारे में फैलाई गई। अब गंगा मैया की सफाई को लेकर आप तो बनारस में रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए थे, उस पर भी आपने एक गाना बनाया था। गंगा की स्वच्छता के लिए बनाया। ये भी 25 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, जितनी आप आरोप लगाएंगे 25 साल पुराना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे से गलती नहीं हुई होगी, मेरे से कहीं कहीं गलती हुई होगी। वी ऑल आर ह्यूमन, हम भी एक इंसानी है। लेकिन मेरा गंगा का गाना था कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। मैंने ये कहा था कि गंगोत्री से गंगा सागर परल बा भारी खतरा में, जीव जीव बा परेशान,
संस्कृति बा बड़ी अफतरा में, आफत में, कि गंगा नदी नहा संस्कृति हा सजालय भैया। भारत के कल्याण चाहे तो, काशी के कल्याण चाहे तो, सनातन के कल्याण चाहे तो। मैंने इसलिए गाया था। हम तब से देख रहे थे कि गंगा को कुछ लोग दूषित जानबूझ के कर रहे थे, तो मैंने कहा था सनातन का कल्याण चाहिए तो गंगा को बचाइए, और भारत का कल्याण चाहिए तो, और काशी में रहता था तो इसलिए गाया है। मैंने कैसे मजाक नहीं उड़ाया सर, नहीं। लेकिन अब तो आप पार्लियामेंट मेंबर बन गए, आपने तो गंगा के देखा। नहीं सर, अरे देखिए मुझे इनाम दीजिए। मैंने 1998 में ये गाना गाया, और मेरे देखिए मैंने आवाज उठाई, और मोदी जी से कितना मेरा ख्याल मिलता है। मैंने गाना गाया 98 में, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैं भी उसी संसद में था, और पहली बार गंगा जी पर मंत्रालय बना, नमामि गंगे मंत्रालय बना है। देखो अगर नहीं उठाता तो कैसे बनता बना। लेकिन कभी कभी गाने का दाव उल्टा पड़ जाता है। अभी कुछ साल पहले आपने जब चुनाव हो रहा था बिहार में, आपने गाना बनाया नीतीश भैया के ऊपर, आवा बिहार के भैया, नीतीश का साथ निभाओ रे भैया, और नीतीश जी गच्चा दे गए। नहीं, मैंने तो दिल से गाया, मैंने दिल से गाया था। अब गाना तो मैंने यही गाना गाया था, वो सही कह रहे हैं। वो एक हमारा गाना है ना कि जिया हो बिहार के लाला, उसी के ट्यून पे गाया था। अरे सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, हर दिल में बिहार बसा के देश दुनिया में रहवैया। ए हो मोरी चाची दीदी माई हो, नीतीश और मोदी के तू साथ जरा निभावा ये भैया। मैं तो आज आपने ये सवाल मेरे ऊपर नहीं उठाया, या आपने सवाल शिफ्ट कर दिया नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम तो यही कह के वोट मांगे थे, यही कह के बिहार ने दिया था, तो धोखा हमने नहीं दिया सर, गच्चा जिसने दिया उन्होंने दिया है। और हम तो आज भी अगर आपकी अदालत देखेंगे तो उनको कहेंगे कि नीतीश भैया, हम कल भी भैया कहते थे। लेकिन वो तो कभी भी पलटी मार सकते हैं, फिर से आ सकते हैं इस तरफ। बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा मुझे नहीं पता। देखिए एक दुख तो हमको है, ये शायद देश के बहुत ज़्यादा लोग मानेंगे कि नीतीश जी और बीजेपी, जदयू और बीजेपी का साथ जो चला, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का साथ, उसमें बिहार ने बड़ी छलांग लगाई। और जिनको नीतीश जी जीवन भर कोसते रहे, और वो लोग जो लोग नीतीश जी को कोसते रहे, वही लोग कैसे रहते होंगे, हम तो ये सोच सोच के परेशान हैं। देखिए अब तो 17 पार्टियां नीतीश जी के घर पर इकट्ठी हुई और सब मिलकर मोदी जी को हटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही घर आए विस्फोट हो गया। आप देखिए इसमें हम क्या करें। शरद पवार जी बड़ी कूद कूद के गए थे, और हम तो खुद भी आश्चर्य में, हम तो बेड से नीचे गिर गए। जज साहब हम बेड से नीचे गिर गए, सुने कि वहां कहां तो सब लोग मिल रहे थे और घर में टूट गया। ये इस देश की आत्मा है रजत भाई साहब। इस देश में अब न सत्य ऊपर आने लगा है, नैतिकता ऊपर आ रही है। आप कितना भी किसी को पार्टी के आधार पे गाली दे दीजिए, लेकिन जिसके लिए कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधान कहेगा मोदी इज द बॉस, अगर कोई प्रधानमंत्री प्रणाम करते करते भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू लेगा, तो इस देश के हर आदमी को लगेगा कि मुझे बॉस बताया जा रहा है, मेरा पैर छुआ जा रहा है, मेरा वंदन हो रहा है। और ये दृश्य देखने को मिलेगा सर।
नरेंद्र मोदी जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। वो भी कहते हैं कि भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, मगर शिखर अभी शेष है। हमें बहुत दूर जाना है सर। लेकिन अब लालू जी कह रहे हैं कि वो फिट हो गए हैं, मैदान में उतर आए हैं, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन लालू जी को जो काम करना है वो कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। स्वस्थ रहें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ना इस समय भारत को उखाड़ने जैसा है। नरेंद्र मोदी जी को, अरे गरीबी को उखाड़िए ना, भ्रष्टाचार को उखाड़िए ना, आतंकवाद को उखाड़िए ना, ड्रग माफियावाद को उखाड़िए ना। नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं, जबकि आपको सत्ता में कई बार मौका मिला, आप लोग चाहते थे तो देश को बढ़ा सकते थे, गरीबों को फ्री इलाज मिल सकता था, घर में महिला को शौचालय मिल सकता था, अपना गैस कनेक्शन मिल सकता था, लोगों को अपने बैंक अकाउंट में 48 करोड़ लोगों को बैंक जाने का खाता ही नहीं था सर। तो नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ने के लिए जो खड़ा होगा, मुझे लगता है देश की जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी। तो जनता यहाँ है, उनसे पूछ लेते हैं अगर वो सवाल पूछना चाहते हैं। सर आपने बहुत सारे फेमस गाने, हिट गाने लिखे हैं, गाए हैं, क्या आपने मोदी जी पर भी कोई गाना लिखा है? हाँ, मैंने मोदी जी पे 2014 में भी गाना बनाया था और 2019 में भी गाना बनाया। अभी फिर गाना बना रहा हूँ, इस बार भी बनाया हूँ, और वो मैं ये बना रहा हूँ कि 2024 की हो गई मुहूर्त है, 2024 की हो गई मुहूर्त है, 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है, 5 साल और हमें मोदी की जरूरत। क्यों? मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। भारत को आंख दिखाए अब किसकी जुर्रत है, बस 5 साल और हमें मोदी की। ये गाना बना रहा हूं सर, मैं तो देखो ना, मैं आशु कवि भी हूं। लेकिन आपने आपकी अदालत में 2024 का कैंपेन लॉन्च कर दिया। नहीं 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 नहीं, मैं तो अपने देश के युवाओं के प्रश्न का जवाब दिया। बाकी तो इनको भी करना है, सबको करना है, और इस गाने को बढ़ाऊंगा। आज शुरुआत हो गई तो आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के स्टार मनोज तिवारी पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। मनोज जी, पार्लियामेंट में आपकी स्पीच सुन रहा था मैं सर। आप कह रहे थे कि कुछ लोग पीने को, ड्रिंकिंग को, शराब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और फिर आपका वो गाना देखा, बेबी बियर पी के नाचे छमछम। तो बताइए मनोज जी, आप ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं ड्रिंकिंग को? नहीं, या मैं करूं तो ठीक, दूसरे करें तो पाप? नहीं 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 सर, देखिए अब आपने मुझे अजीब से चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि मैं लड़कियों के बियर पीने का विरोध करता हूं, नहीं चाहता, व्यंग कर रहा हूं, तो भी आज बहुत सारी गर्ल्स हमारी हमसे कहेंगी, अच्छा हु आर यू टू गाइड मी। ऐसा मैं समझता हूं, लेकिन हम जिस वातावरण से आए हैं ना सर, ये मूलतः गाना हमको पसीना हो रहा है कि यार ऐसा क्यों कर रही है। वो मैं एक व्यंग कर रहा हूं, ऐसा गाना लिखा था। और मैं इन्हीं के लिए नहीं लिखा हूं, मैंने लड़कों के लिए भी लिखा। ये जो वो क्या था सुनिए। अरे माना तनी बतिया बबुआ,
छोड़ी दया दतिया पाउच पियला से, नाही बनी कुल के इजतिया पाउच पियला से। इन दोनों गानों को जब कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो ठीक है, इसको तो आजकल अरविंद केजरीवाल भी बहुत बजाते हैं इस गाने को, लेकिन हम जो बिहार जो ने गांव से आए हैं ना। चलिए मैं आपकी भावना मान लेता हूं कि आपने व्यंग मैंने व्यंग ही किया, मैं आपने बोलता व्यंग यही किया और उस व्यंग के ऊपर वो एक्ट्रेस नाचने लगी। हाँ, नहीं तो उसको तो नाचना ही था ना। उसको मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। आपने गाना गाया कंधा में शोभे बाली। अच्छा भैया हाँ रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूँ क्या? नहीं मेरा मूल भाव यही था कि मतलब नहीं, सिर्फ एक यही तो गाना थोड़ी है, बहुत सारे गाने हैं। कंधवा में शोभे बाली, जूड़ा, देखिए लोगों का ध्यान है, और चाल चले मतवाली। ये तो बहुत अच्छा गाना है सर। अरे कनवा में शोभे बाली जूड़ा में लगा के जाली, कनवा में शोभे बाली जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली। ये तो एक श्रृंगार गीत है। अच्छा, ये भी श्रृंगार गीत है जिसमें आपने कहा फटाफट खोल के दिखाओ। मैं सुनवा देता हूं लोगों को। आप भैया वो होली का गाना है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जो ये दो गाने आपने दिखाए, ये जो दो गाने आपने दिखाए, कुर्ती के टूटल व बटनिया, घूमेली बाजार में मोहनिया, तो हमने एक ना उसका पूरा अंतिम लाइन जब सुनेंगे तब आपको इसका अर्थ की मनोज कह क्या रहा है। मैंने यही कहा है कि बेचारी वो तो गरीब है, उसको तो केयर भी नहीं है कि वो ऐसे घूम रही है, बट लोगों के देखने की नज़र क्या है। मैंने इस आप बोलेंगे तो सब से हाँ, देखिए हम जानते हैं कई बार गरीबी का चित्रण होता है ना, तो उसके अंत तक सुनेंगे गाना ना, तब उसमें जो बोला हूं उसको अब मैं सुनना। क्या क्या गिनवाऊं। आपकी जो फिल्म सुपरहिट हुई जिसका नाम हमने सुना, ससुरा बड़ा पैसे वाला, फिर आपकी फिल्मों के नाम एक से एक फिल्में, बलमा 420, भोजपुरिया डॉन, मर्द नंबर 1। हाँ, तो ये सब फिल्म, ये हमारी कोई फिल्म और कोई गाना, मेरा हर गाने का एक उद्देश्य है भैया। मैं जैसे कुर्ती के टूटल बा बटमिया का भी आप देंगे, मैं उसमें लिखा हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ मोहनिया के स्टुअरगंज मार्केट में घूम रहा हूँ, लोग कैसे कैसे देखते हैं। तो मैंने उसमें कहता हूँ कि देखने वाले की नज़र में दोष है, उसके चरित्र में कोई दोष नहीं है। ये मैंने गाने का मूल छोड़ा है। और ये जितने गाने हैं भैया, ससुरा बड़ा पैसा वाला, अब ससुरा बड़ा पैसा वाला क्या है, मैंने ससुरा बड़ा पैसा वाला में, अब लोगों को लगता है बड़ा पैसा वाला, वो हमने एक कैरेक्टर रोल किया था कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ, अमीर घर की लड़की से शादी हो जाती है, उसका पिता जो है उसको घर जमाई बनाने के लिए मजबूर करता है, और बड़ा सिचुएशनल था कि माँ जो परीक्षण करके, परीक्षण समझते हैं सर, हाँ, परीक्षण करके ना गांव से भेजती है, और जब बारात आ जाती है दूल्हा नहीं आता। कुछ लोग इसमें हंस सकते हैं, लेकिन मैं जो संस्कृति से आया कि भाई माँ परेशान है कि बच्चा कहाँ रह गया, तो ससुर बड़ा पैसे वाला था, उसने कहा कि इसका फ्यूचर तो यही है। तो मैं फिल्म से बताया कि फ्यूचर सिर्फ पैसे से नहीं होता है, फ्यूचर संस्कार और परिवारों से। बहुत बड़ा बड़ा उद्देश्य है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इस फिल्म से वाकई में एक अच्छा मैसेज गया था। हाँ। लेकिन एक फिल्म का नाम था एक चुम्मा दे दो राजा, अब इससे क्या मैसेज गया? इसका जवाब आप रवि किशन जी से पूछिएगा।
अब क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो बहुत बवाल होगा। होने दीजिए आज बवाल। भैया मैं इस नाम के सपोर्ट में नहीं था। मैंने ये फिल्म जो है भाग्यश्री जी ने बनाई थी। भाग्यश्री जी जो सलमान भाई साहब की पहली हीरोइन रही हैं, मैंने प्यार किया। वो जो प्रोड्यूसर बनी तो उन्होंने एक फिल्म में मुझे लिया एज हीरो, और उसमें 2 लोगों का कैरेक्टर था। तो एक जो है एक गांव का आदमी है और एक दूध बेचता है बम्बई में। तो जो दूध बेचता है वो रवि किशन बने थे। डोंट टेक अदरवाइज, मतलब वो कैरेक्टर की बात है। तो फिल्म पूरी बहुत अच्छी है। फिल्म के अंत में खाली लड़की कहती है, अब अगर आप नाराज नहीं हैं तो प्लीज, ऐसे करती है। तो इसी को उन्होंने फिल्म का नाम रख दिया, एगो चुम्मा दे दो मतलब एक किस दे दो। मैंने बोला यार ये नाम ठीक नहीं है। भाग्यश्री समझने लगी कि हाँ लगता है गड़बड़ है, मनोज कह रहे हैं। तो रवि भाई बोला नहीं नहीं यही चलता है। सिनेमा बनाने वाले तरह तरह की सोच रखते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं था। और आपको बताऊं, अब तो हम और रवि किशन हम लोग एक साथ हैं, एक ही पार्टी में पीछे हैं। की सारी जो प्रतिद्वंदिता थी खत्म है। लेकिन आज आपने पूछा ना, मैं भी वैसे ही कहा था कि देखो फिल्म का नाम ये ठीक नहीं है, क्योंकि भाग्यश्री ने फिल्म बनाया। भाग्यश्री का जीवन में उसने बहुत कैरेक्टर को संभाल के चली हैं, और ये फिल्म को नुकसान करेगा, और फिल्म डब्बा हो गई। अब बताइए अगर हमारी आप भी कह रहे हैं कि नाम अट्रैक्टिव हो तो उससे फिल्म चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं है सर, और नहीं ही है। आप वल्गर नाम रखेंगे, देखिए कोई खराब चीज नहीं है, सब कोई प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी सभी, लेकिन उसको कहना जरूरी है कि सबको फिल्म का नाम ही रख दो, एगो चुम्मा दे दे राजा जी। तो मान लीजिए हमारी वाइफ बोलेगी कि आज हम फिल्म देखने जा रहे हैं, तो हम पूछेंगे क्या देखने जा रहे हो, तो बोलेगी मैं चुम्मा, तो हम कहेंगे कि जाओ। मेरा ये थॉट था। बट हम जी के जीवन में, मैंने शुरू में आपको कहा ना भैया कि कुछ तो गलतियां हुई हैं, उसमें से एक ये भी है कि उसके बाद भी अब क्या करता, मैं फिल्म छोड़ के तो भागता नहीं। और इसके लिए पूरा 3-4 महीना टेंशन रहा था। कभी रवि आपसे मिले तो पूछिएगा कि बाद में रवि को भी समझ में आया कि मनोज तुम ठीक हो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा जीरा। सवाल ये है कि रवि किशन जी आए थे आपकी अदालत में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि 13 साल आपके और उनके बीच में थोड़ी तनमन रही थी, ऐसे नफरत सी हो गई थी। तो क्या ये बात सच है? नहीं, नफरत नहीं हुई थी। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? उन्होंने ऐसे बोला था। नहीं नहीं, हम लोग दोनों लोग एक ही इंडस्ट्री के एक्टर रहे हैं, तो है ही हैं। तो उसमें जो है प्रतिद्वंदिता तो होती ही है, हर आदमी एक दूसरे से बेहतर करना चाहता है। तो आप समझ लीजिए कि जो सलमान शाहरुख का है वैसे ही है। उन्होंने बताया कि फिल्म में आप दरोगा थे और वो चोर थे, लेकिन वो आपकी दरोगाई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। नहीं, इस सब मामले में बहुत बदमाश है वो। मैं रवि को कई बार, रवि वैसे हमारी उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं बाद में आया उनसे, तो अंतर सिर्फ इतने था कि वो जब फिल्म करते थे तो 3-4 लाख रुपया बचता था। हम जब फिल्म किए तो प्रोड्यूसर को 40 करोड़ बच गया। और ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म थी, बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया। अब फिल्म में हम बने हैं दरोगा, तुम हो अपराधी, पूरी फिल्म में मैं तुमको ढूंढ रहा हूं। एक दिन पकड़ लिया तो मैं धोऊंगा ना। अब जब मैं फिल्म में सीन था, लिखा हुआ है कि उसको बहुत मारता है, तो कह रहा हम भी मारेंगे। जज साहब वो बोलते हम भी मारेंगे। तो डायरेक्टर आके हमसे धीरे से कान में बोला कि वो बोल रहे 2-4 शॉट आपको भी मारेंगे। हम कह यार मेरे साथ इतनी पुलिस खड़ी, मैं पुलिस वाला हूं ना, तो मुझे कैसे मार सकते। मैं एसपी बना था उसमें। मैंने कहा एसपी का बेइज्जती हो जाएगा।
और मेरे हाथ में गन है, ये है सब, उसको तो शूट करना है क्या बाद में। तो वो क्या है ना, जो क्यों प्रतिद्वंदिता ऐसी चढ़ जाती है ना। फिल्म तो साइन कर लिए वो, लेकिन जब लगा कि मैं पीट रहा हूं तो उनको लग रहा था दरोगा नहीं, एसपी नहीं मार रहा है, उनको लग रहा था कि मनोज तिवारी मार रहा है। एक और फिल्म ये थी बड़ा बहुत, रवि भाई कहीं भी हो यार, क्षमा करना, ये मुद्दा आ गया, लेकिन ये सब काम ना रवि बहुत करते थे। गंगा फिल्म में भी यही किया था। गंगा फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ वो कर रहे थे, फिर आखिरी दिनों में आपको बुलाया। तो उसमें मेरी क्या गलती थी? फिल्म तो उन्होंने कर लिया, अब फिल्म को और बेहतर दाम में बेचने के लिए प्रोड्यूसर अगर मेरे पास आते हैं कि आप 2 दिन का इसमें काम कर दीजिए, तो उसमें कलाकार की क्या गलती है? वो तो अमिताभ बच्चन को बोले, अमिताभ बच्चन जी ने हमको फ़ोन किया। देखिए मेरे लाइफ का कितना बड़ा दिन था भाई साहब, कि अमिताभ बच्चन जी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं मनोज 2 दिन का टाइम दे दो भैया, और एक हमारी दीपक सावंत उनके वो मेकअप आर्टिस्ट है, इनके लिए फिल्म कर दो। फिर मैं सोचा अमिताभ बच्चन मुझे क्यों फ़ोन किए। मैं 10-12 दिन तक तो आप समझ सकते हैं मैं सपना देखता आ रहा, क्योंकि मैं सच में सपना देखता था 10 साल पहले कि मैं अमिताभ बच्चन से मिला हूं सपने में, और एक दिन सही में अमिताभ बच्चन मेरे साथ सामने खड़े हैं और बोलते हैं कि मनोज भैया ऐसे ऐसे। तो मैं आधा टाइम उनको देखते ही रह गया सर। फिर मैं सोचा क्यों बोले मुझे। तब जो अमिताभ बच्चन का बड़प्पन आया, वो अपने लिए नहीं बोले थे। उस समय भोजपुरी फिल्म हम लोगों की 1.5 करोड़ में बनती थी और 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपया टेबल पे मिल जाता था। तो दीपक सावंत के लिए उन्होंने ये किया कि मैं 2 दिन दे दूंगा, तुमको कितना बचेगा? तुमको लगा कि 4-5 करोड़ बच जाएगा। उनके लिए अमिताभ बच्चन जी ने बिना पैसा लिए 2 दिन का 4 दिन का समय दिया। उसी में मनोज तिवारी और रवि किशन का भाग्य खुल गया। लेकिन ये भी सच है कि उस समय जब आप अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी को इंट्रोड्यूस कराया आपने बच्चन साहब से। हाँ, ये क्रेडिट मुझे जाता है सर। ये देखिए, ये तो बड़े सौभाग्य है भैया। देखो मैं ना एक गांव का आदमी हूँ। मेरा गांव बिहार के कैमूर ज़िले में अथरवलिया गांव है। हमारी माई आज भी वहीं रहती हैं, कभी कभी दिल्ली आती हैं तो 5 दिन में उगता जाती है। और मैं जब धोनी सामान्य एक रणजी ट्रॉफी खेलते थे तब से मैं जानता हूं उनको। और एक दिन वो था जब धोनी दुनिया का रैंक नंबर 1 खिलाड़ी बने, तब भी वो मेरे पास थे। और अमिताभ बच्चन के साथ मैं फिल्म कर रहा था। सुबह सुबह सेट पे अखबार आया, धोनी की फोटो सबसे ऊपर, वर्ल्ड रैंक नंबर 1। बगल में बैठे अमिताभ बच्चन जी, 4-5 चेयर लगा के बैठते हैं वो थोड़ा ऊंचे पे। बोलते हैं मनोज भाई देख लो धोनी नंबर 1 हो गया। तो हमने कहा कि भाई साहब यहीं पे शूटिंग कर रहा है, बुलाऊं क्या? मेरा इतना अधिकार था धोनी पे उस समय कि मैं, तो बोले कि यहीं पे कर रहे हैं। कहाँ? तो दोनों गोरेगांव फिल्म स्टूडियो में थे। और देखिए भैया एक कहानी आज आपकी अदालत में दोनों के बड़प्पन का आता है। ये मेरा संबंध है, छोड़ दीजिए। अमिताभ बच्चन बोले नहीं नहीं चलते हैं हम लोग। मैंने अरुण को फोन किया कि कहाँ है धोनी, अमिताभ बच्चन जी मिलना चाहते हैं। उसका तुरंत आया कि धोनी बोल रहा है हम आ रहे हैं। ये बोले नहीं नहीं रोको हम जा रहे हैं। और जब तक ये बात कर रहे थे धोनी सेट पे आकर के अमिताभ बच्चन के सामने खड़े थे। तो धोनी ऐसे नहीं बने हैं भैया। लेकिन बाद में जब वो चैंपियन बन गए, मुझे ध्यान है कि मुंबई में जुलूस निकाल रहा था जब T20 से पूरी टीम आई थी। सबने देखा था, लेकिन उसमें एक और कहानी समझिए कि धोनी
2007 में वर्ल्ड कप चैंपियन बन के T20 कहा गए, देखे ना आप लोग, बस पे उतर के आए थे। और मैं कहां से देख रहा था, अपने घर में। और मैं जो धोनी, कभी हम लोग साथ में भी एक कमरे में सो गए, एक ही कमरा होता था दिल्ली में, एक ही बेड होता था, हम बेड पे हैं तो कई बार वो लोग नीचे बिछा के सो गए। वो धोनी को देख रहा हूँ, दुनिया जीत के आ रहे, तो मैं सोचा अब तो इससे भेंट नहीं होगी हमारी। और पूरा बस घूम के शाम को 11:44 पे धोनी फिर उसी घर में जहाँ बॉम्बे हमारे घर में रुकते थे वहाँ आ गए। इंसान ऐसे कोई बड़ा नहीं होता भैया। ये कहानियां जहां से भी आपके पास आई हैं, लेकिन मैं इसके अंदर की बात बता रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत 2 फिल्म किया साथ में। धोनी तो आज भी, अभी उनका जन्मदिन था। ये लोग जो बड़े बने हैं ना, अमिताभ बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी, और भी कई लोग होंगे। देखिए, आज आपकी ऐसी बहुत सारी कहानियां एक एक करके आएंगी। अमिताभ बच्चन की, महेंद्र सिंह धोनी की, अटल बिहारी वाजपेयी की। सपना देखते थे आप अटल जी से मिलने का? अरे वाह भैया, वो तो बहुत इमोशनल बात है हमारी लाइफ की। मैं गांव में रहता था, प्रधानमंत्री थे अटल जी, तो मैं सच में सपना देखा था कि मैं, कभी कभी होता है ना कि आप किसी को बहुत चाहते हो तो वो आ जाता है, कि मैं अटल जी के घर में गया हूँ, प्रधानमंत्री आवास में, और अटल जी हमको बैठा के बोल रहे, इसको जरा सा खाना वाना नाश्ता वास्ता कराओ भाई, ये बहुत अच्छा गायक है। मैं सपने में देख रहा हूँ। और टर्न होता है 99 से सीधे 2016 सुबह सुबह पता चलता है कि अटल जी नहीं रहे। और मैं उस समय दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष था, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी अटल जी के पूरे उस शरीर को कैसे दर्शन के लिए रखना है, कैसे नहलाना है, तो कपड़े रखने हैं। और उन्हीं के घर में वो सब कार्य मैं और मेरे नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे। क्या कोइंसिडेंस है। और मैं अटल जी को देख रहा था और मुझे वो सपना याद आ रहा था। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है भैया कि हम, हमारे जैसे दुनिया में करोड़ों लोग हमारे स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन ये सब जो मुझे सौभाग्य मिला। और फिर जब नरेंद्र मोदी जी आए, और फिर आप वो दृश्य देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी पैदल चलते गए, याद है आप लोगों को? उन्होंने गाड़ी में नहीं, पूरी गाड़ी आप पीछे, और नरेंद्र मोदी जी पैदल, कहां से? दीनदयाल पथ से लेके और वो अटल जी की समाधि जहां है वहां तक पैदल। साहब बैठ जाइए, नहीं, चलते गए। और उनके ठीक पीछे कौन चल रहा था? मनोज तिवारी। मेरा ये मानना है कि सपने सच होते हैं सर। मैं अटल जी को सामने से तो नहीं मिल पाया, लेकिन जिस घर में जाने का सपना देखा था वहां बैठ के अंतिम क्रिया में, चूंकि मैं अध्यक्ष था ना, इसलिए नहीं कि मैं मनोज तिवारी मुझे बहुत स्नेह मिला अटल जी का। और मुझे ध्यान है कि वो जो कारगिल वॉर के वक्त आपने गाना बनाया था वो उनको बहुत पसंद था। हाँ, ये मुझे बाद में पता चला। जब वो कारगिल जीत के आए थे तो मैंने एक गीत लिखा था। गीत बहुत, मैं गाऊं थोड़ा सा उसको? जरूर। हाँ, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, सिख ईसाई होके चाहे हो पठान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। और मैंने उसमें एक लाइन गाई थी कि चले परमाणु बम देशवा तैयार हो, चले परमाणु बम देशवा तैयार हो,
सबका से आगे रही यूपी या बिहार हो, यूपी या बिहार भाई। उस समय मैं यूपी बिहार में ही रहता था ना, इसलिए बाकी राज्य वाले बुरा नहीं मानेंगे। तब मैं वहीं रहता था तो उनके लिए गाता था। तो मैंने गाया था, अटल होके दया देश, अटल होके दया देश, जल्दी भेजा निर्देश, इस संदेश हमरा सीमा के जवान चाहता, इस संदेश हमरा सीमा के जवान। बाद में मुझे पता चला कि वो जब उनको गाना सुने तो पूछे थे किसी से जो मुझे कि कौन गाया है, तो बिहार का एक लड़का। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पार्लियामेंट के मेंबर मनोज तिवारी पर आरोप है कि राजनीति में ये आउटसाइडर हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये बिहार में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में पढ़े, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, मुंबई में इनका घर है, दिल्ली से क्या मतलब, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब देखिए, वो भी दिल्ली में नहीं पैदा हुए हैं, वो भी कहीं और पढ़े हैं, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। वो आईटी खड़गपुर में पढ़े हैं। वो हम भी सुनते हैं कि पढ़े हैं, लेकिन सुनने से तो नहीं लगता है कि पढ़े हैं। खैर, लेकिन अब देखिए, जो पढ़ा होगा वो अपने ही देश में किसी को आउटसाइडर कह दे, ये कितना बड़ा सवाल उठता है। जो पढ़ा होगा वो अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोले, सीएम के पद पे रह के देशद्रोही बोले, सेना के शौर्य पे जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके आती हो तो उनसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, अपने ही देश में भारत तेरे टुकड़े हो उसका समर्थन करने चला जाए, और खुद कहे कि मैं तो अनार्किस्ट हूं, मैं तो कोई घर नहीं लूंगा, मैं तो कोई गाड़ी नहीं लूंगा। और जब घर निकलता है तो पता चला है कि 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, फ्लोर के अंदर रिमोट से दरवाजा खुलता है, फ्लोर के अंदर 8-8 लाख के पर्दे लगते हैं, फ्लोर के अंदर जहाँ पे आदमी शौच के लिए जाता है वो पता चलता है 15-15 लाख का कमोड है। अब समझ में नहीं आता है कौन पढ़ाई पढ़ के आए, समझ में नहीं आता सर कि आदमी जो दिल्ली का दर्द समझ सकता था वो दिल्ली में आप कहीं से भी आए, क्या रहने के बाद आपने दिल्ली का दर्द समझा? जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना तो वो कहते हैं कि ये बीजेपी ऐसी पार्टी है, सारे लुच्चे लफंगे चोर डकैत इस पार्टी में आ गए हैं। बताइए, कहते हैं वो, और उनके लोग भ्रष्टाचार में, लफंगई में, जेल में जाते हैं जज साहब के सामने, जज साहब कहते हैं नो बेल, इनकी संपत्ति जब्त करो। तो बीजेपी का काम तो वहीं तक था ना कि बीजेपी कहती है ये आरोप है, मनोज तिवारी अगर तुम्हारे ऊपर भी आरोप है तो जांच होनी चाहिए। बीजेपी का आदमी बोला हाँ आरोप है तो जांच होनी चाहिए। मैं भी अगर बीजेपी के किसी व्यक्ति पे आरोप होगा तो मैं तुरंत बोलूंगा इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑन। आपने उनकी बातें सुनी होंगी, वो कहते हैं कि हम मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा काम कर रहे थे शिक्षा का अच्छा काम ना कर सके इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया। आप बताइए, जब जेल में बंद हो गए तो बेल तो हो जानी चाहिए थी। जज साहब तो बीजेपी के नहीं है, और अगर शिक्षा का अच्छा काम किया तो हमारे दिल्ली में पिछले 7 साल में हर साल 1.5 लाख बच्चे 9वीं में और 11वीं में फेल हो जा रहे हैं। उनको परीक्षा ही नहीं दिया जाता, बोलते हैं ये परीक्षा में बैठेगा तो दिल्ली का रिजल्ट खराब हो जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल?
अगर यही शिक्षा अच्छी है, देखिए मैं एक सांसद के रूप में 3 नए स्कूल बना चुका हूं हमारी लोकसभा में, सेंट्रल स्कूल, और पूरी दिल्ली का जब आप डाटा निकालिएगा, नॉट अ सिंगल न्यू स्कूल हैज मेड रजत जी। उन्होंने कहा कि 1000 स्कूल ऐसे हैं जिनको उन्होंने इंप्रूव किया है। 1000 स्कूल अगर इंप्रूव किया आपने, तो 1000 में केवल 47 ही क्यों दिख रहे हैं? 47 स्कूल के बिल्डिंग अच्छे बने हैं, लेकिन क्या गेस्ट टीचर जिनको आपने कहा था कि परमानेंट कर देंगे, हुए? नहीं हुए, हटा दिए गए। आपने कहा था डीटीसी को हम बहुत लाभ भी कर देंगे, टीटीसी के लोग आज सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं। कैसे काम करेंगे? उनके जो कट्टर ईमानदार मिनिस्टर्स थे उनको जेल में डाल दिया मोदी जी ने। वो कट्टर नहीं है, कटर हैं। वो जो बार बार कट्टर कहते रहे ना, द रियल मीनिंग ऑफ कट्टर इज कटर। अब देखिए, मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि ये बीजेपी ने फैलाया कि 58 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया की, उनकी वाइफ की, जब्त कर ली गई, लेकिन असल में उनकी प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए का एक फ्लैट और 65 लाख रुपए का दूसरा फ्लैट, सिर्फ इतनी है। एक तो अरविंद केजरीवाल की किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जी जितनी बातें बोले हैं रजत जी, और आपके यहां बैठ के भी बोले हैं, मैं बार बार वो देखता हूं। आप न मनोज तिवारी को छोड़ेंगे, न उनको छोड़ेंगे, न यहां पे अगर मोदी जी भी बैठे थे तो उनको भी आपने नहीं छोड़ा। आपको तो सवाल करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2013 में कि 2018 में हम जमुना जी में साथ में डुबकी लगाएंगे। अब डुबकी तो छोड़िए, वो पता नहीं कहां डूबे हुए। 2018 में कहते हैं कि नहीं 2 साल बाद लगाएंगे, फिर 20 में कहते हैं अभी 2025। कितनी सफाई से झूठ बोल के आप समझते हो। देखो, किसी भी प्रांत को, किसी भी कम्युनिटी को आप एक निश्चित समय तक भ्रम में रख सकते हैं, लेकिन आज दिल्ली में कौन व्यक्ति है जो शाम को कहता है चलो जी जमुना चलना है? कोई कहता है जी? आप बनारस की बात करिए, हरिद्वार की बात करिए, ऋषिकेश की बात करिए, जबलपुर की बात करिए, नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग हैं, कावेरी के किनारे रहने वाले लोग, कृष्णा के किनारे, सब लोग शाम को शहर के लोग कहां जाते हैं? नदी जाते हैं, अपनी गंगा जी जाते हैं, और एक जमुना जी है दिल्ली में, और नोबडी इज अवेयर। मुझे लगता है इसमें जमुना जी का भी उनको अभिशाप लगा है। और आज मैं आपसे बोल रहा हूं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, तीसरी जो बारी है वो अरविंद केजरीवाल की। और मैं इसको बहुत नफरत से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह के कह रहा हूं कि हो ही है वही जो, मैं राम नहीं कह रहा हूं, हो ही है वही जो कानून रची रखा। अच्छा, मैं सोचा आप कहेंगे हुई है वही जो मोदी रची रखा। ना, होई है वही जो संविधान रची रखा, होई है वही जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रची रखा। देखिए, एक व्यक्ति जो फोन पे, फेस टाइम वीडियो पे बोलता हो कि भाई वो शराब व्यापारी को कि विजय नायर हमारा खास आदमी है, आप 100 करोड़ रुपया दे दो इसको, आई विल टेक केयर। तो 171 फोन तो कुछ दिए गए, 13 फोन बच गए। उस 13 फोन में ये सारा व्हाट्सएप चैट निकल के आ गया। आपने काफी इन्वेस्टिगेशन किया है उनका? नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेशन को पढ़ा है सर, मैं इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। देखिए, आप देखिएगा, जब भी इन लोगों के ऊपर आरोप लगता है तो ये पहला लाइन बोलते हैं, ये तो भगत जी से तुलना करते हैं, शहीद आजम भगत वो सिंह। भगत सिंह से तुलना करते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जितने आरोप लगे हैं ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। भाई, लोकप्रियता अगर बढ़ रही थी तो बनारस में चुनाव जीत गए होते। लोकप्रियता अगर बढ़ रही थी तो उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में कहीं जमानत जब्त नहीं होती, एक को जगह नहीं बची, उत्तराखंड में बच गई होती। अब
एक जगह आया इनका पंजाब। आज पंजाब की स्थिति ये है कि आज चुनाव करा लीजिए तो इतनी बुरी तरह उनको पंजाब से लोग हटा देंगे, पंजाब इतना दर्द में है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को दौड़ा दौड़ा के पीट दे रहे हैं। मैंने बीच में एक लाइन कह दी थी कि इस समय अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, तो वो कह रहे मनोज तिवारी धमकी दे रहा है। हम धमकी नहीं, आपको बचाने की बात कर रहे हैं। लोगों से आपने वादा किया वो झूठा हुआ। इसलिए सर देखिए, अब अरविंद केजरीवाल की बात पर अब दिल्ली भरोसा करने वाली नहीं है। झुग्गी वालों को मकान किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने। 3024 लोगों को चल के कालका जी में, रजत जी आप एक दिन देख लीजिए मेरे साथ, क्या झुग्गी वाले लोग जिंदगी भर झुग्गी में रहेंगे? क्या दिल्ली के किराएदारों को जो आपने सुविधा दी वो नहीं मिलनी चाहिए थी? मनोज जी, आप कुछ भी कर लें, 3 बार चुनाव में बुरी तरह हराया आपको दिल्ली में केजरीवाल ने। 3 बार हमने भी हराया, 3 बार हमने भी हराया है उनको। 3 बार एक तो जीते नहीं है वो, 2 ही बार जीते हैं। 2 बार विधानसभा और 1 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हम भी उनको हराए हैं। जब वो 70 में 67 जीत के आए थे सीट 2015 में, तो मैं अध्यक्ष बना 2016 में, तो 272 में उनको कितना सीट मिला? उनको मात्र 38 सीट मिली और हमको 184 मिला। दिल्ली वही है, लोग वही हैं। विधानसभा में आपको कभी 4 मिलती हैं, कभी 8। हाँ, कोई बात नहीं। और पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री, बड़े बड़े दिग्गज सबको हरा दिया। पंजाब की जीत में कांग्रेस की हार है। कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा था, ये सही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पे उपयुक्त माहौल नहीं बन सका, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। मैं पंजाब के लोग जो सुनेंगे, मैं जबलपुर में, यहाँ भी जलंधर गया, मैं हर जगह घूम रहा हूँ, तो अब लोगों ने समझ लिया कि पंजाब का भी अगर सही मायने में कोई पंजाब को सच में पंजाब का हक दिला सकता है तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। अभी हमारे जज साहब ने भी पंजाब में ड्रग्स को हटाने की बात कही थी, बहुत ज़रूरी है इस समय पंजाब से। जी नहीं, आप देखिए जज साहब वहीं से आए हुए हैं। जज साहब मूलतः जलंधर के रहने वाले हैं, जो उनका गांव है, जैसे मैं बिहार कैमूर का रहने वाला हूँ। वो भी आउटसाइडर हैं दिल्ली में। हाँ मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए तो उस हिसाब से तो बना दीजिए, और जो देख रहे होंगे वो भी समझेंगे इसको। इस मुद्दे को अनपढ़ व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा अनपढ़ है, वही ऐसी बात कर सकता है। अरविंद केजरीवाल टाइप का धूर्त व्यक्ति जो इस तरह से लोगों को बात करते हो, अब उनके कोई विश्वास नहीं करेगा सर। लेकिन आप बताइए जज साहब, क्या ड्रग्स हट गया? पंजाब से ड्रग्स खत्म हुआ या बढ़ा? आप मुझे बताइए सर। माफ करिएगा, मुजरिम सवाल कर रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं सर। मैं जज साहब को कुछ कह सकता हूँ क्या? हाँ जरूर। हाँ, मैं ये जज साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि लोग भी मेरा समर्थन करेंगे। आपने इतना बड़ा जज आज बिठाए हैं, वैसे तो गर्दन हमारी उनके हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इनका भी एक गाना अगर शुरू हो सकता गाना गाने से पहले मैं अर्ज करूं कि बहुत सारे लोग इसीलिए गुनाह करते हैं, ये दुनिया की पहली अदालत है कि हमें तलब किया जाए यहाँ। तो मैं रजत जी के करोड़ों फ़ैन हैं, इनके मुरीद हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, तो मैं खुशनसीब हूँ। चाहता तो मैं भी था कि बहैसियत मुजरम ही आऊँ, चलो जज बना दिया। तो सुनाओ सर, कुछ गुनगुनाइए ना सर। अच्छा, आप जो सजा देंगे मंजूर है, गा के दे दो। जी जी। ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। चल कुड़िए ने चल हो तैयार, कहना पड़ेगा। चल कुड़िए ने चल हो तैयार,
कहना पड़ेगा नहीं अब के बार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। जरा सुनिए गौर से, ये संदेश है हम हिंदुस्तानियों का पूरी दुनिया के नाम, नो ड्रग्स नो वार, नो ड्रग्स नो ड्रग्स नो ड्रग्स, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता? ओए होए कर लो तौबा, कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरोगे वरना यार। कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरोगे वरना यार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे 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 हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। ये टोटे टोटे हो गया मतलब? टुकड़े टुकड़े हो गया। अच्छा, टुकड़े 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 हुआ, पता क्यों? क्यों? दिल चोरी साडा हो गया, कि करिए कि दिल चोरी साडा, नैनों में किसी के खो गया ओए, नैनों में किसी के खो गया ओए। ओ मैडम तेरी चाल, ओ मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की सिल्की बाल, इससे ज्यादा क्या करूं मैंने। दिल चोरी साडा हो, जैसे जैसे हर चोरी हो जाए, जैसे ये पहली अदालत है दुनिया की, बंदा गुनाह करता है, उस पे इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन चाहता है कि बुला लें किसी तरह। तो ऐसे ही एक चोरी ऐसी है, कोई भी चोरी हो जाए बंदा रपट लिखाता है, शोर मचाता है। एक चोरी यही है, जब ये चोरी हो जाए ना, दिल चोरी हो जाए, बंदा शुक्र करता है, भंगड़ा डालता है। ये कितनी अच्छी बात है। मनोज जी, मुझे लगता है जज साहब जो कुछ कह रहे हैं, अब मुझे तैयारी करनी है इनको आपकी अदालत में बुलाने की। और जब ये कटघरे बैठेंगे, आप इनके जज होंगे। सर, ये कह के आपने हमारी गर्दन थोड़ी बचा दी आज। लेकिन कितनी अच्छी बात है, मेरे दिमाग में से चल रहा था कि मंगल भवन अमंगल हारी, सिया राम इसमें एक नई लाइन है, इसमें एक नई लाइन है। नई लाइन क्या है कि मंगल भवन मंगल हारी, और हंसराज जज मुजरिम मनोज तिवारी। राम सिया राम जय जय। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी पर इल्जाम है कि ये राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मनोज जी, आजकल आप बिल्कुल भक्ति के रंग में दिखाई देते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके साथ आप दिखाई देते हैं। आप अपनी गाड़ी में ड्राइव करके उनको लाते हैं। और ये जो बागेश्वर सरकार हैं, ये कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भैया, ये जो आपने आरोप लगाया ना, ये मूलतः आरोप नहीं, ये पुरस्कार है कि हम पॉलिटिक्स के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं, अधर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। धर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ये देश, ये हिंदू राष्ट्र है,
जहां पे सबका साथ सबका विकास हो, वही हिंदू राष्ट्र है भैया। जहां सबको कहा जा रहा है कि आओ मिलकर के प्रयास करते हैं, हम सभी धर्मों का, सभी पंथों का सम्मान करते हैं, वही हिंदू राष्ट्र है। और जहां तक रही बाबा बागेश्वर सरकार की बात, मुझे तो लगता है ना कि आया है कोई सनातन जगाने, आया है कोई सनातन जगाने, चाहे कोई माने चाहे न माने। सनातन जगाने का मतलब ये तो नहीं कि इस देश में मुसलमानों के साथ जुल्म होगा, अन्याय होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर होने तो राहुल गांधी दे रहे थे, होने तो राहुल गांधी के बाबूजी दे रहे थे, राजीव गांधी जी। जब शाहबानो जी के केस में जब कहा गया कि एक महिला अलग हो रही है, इसको पति ने छोड़ दिया, उसको हक दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां जी हक दो, तो इस कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी के पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, महिला को हक नहीं मिलना चाहिए। अब वो बदल गए हैं, अब तो वो जनेऊ भी पहनते हैं और शिव की भक्ति भी करते हैं। देखिए, जनेऊ ऊपर से डाल लेना, शर्ट के ऊपर से चुनाव में पहन लेना एक अलग बात है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप अंदर से क्या पहने हो? कहते हो कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, जबकि देखने में आता है कि आप नफरत का मेगा मॉल शॉप चला रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी जा रहे अमेरिका, प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति 14 कदम चल के आते हैं, कहते हैं मोदी जी आप हमारे देश में आइए, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर, और आप पहुंचते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अब आप चुनाव जीत के जा रहे हो, नफरत फैला रहे हैं। जो बात चाइना कहता है, जो बात पाकिस्तान के लोग कुछ कहते हैं, जो बात वो टूल किट कहता है जो पूरी दुनिया का विरुद्ध है भारत के, वही बात राहुल जी कहते हैं। लेकिन धार्मिक तो हो ही गए हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सारे दफ्तरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। चुनाव में क्यों? ये चुनाव में ही क्यों? क्यों कि सनातन जगा है, जगा ही रहेगा, कुछ तो असर उन पे हो के रहे। मेरा देखिए भैया, आपका जो मूल सवाल था ना कि हम तो मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज, उस पर हम जुल्म होने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी के रहते। 3 तलाक समाप्त करने वाला मैं भी एक सांसद हूं ना भाई। जीवन में मिलना बिछड़ना अलग बात है, अलग कोई भी हो सकता है, लेकिन अलग होने के लिए एक नियम होना चाहिए कि नहीं, हक मिलना चाहिए कि नहीं। उस बाप पे क्या गुजरी होगी जो मुसलमान है, जिसकी बेटी को एकदम तलाक 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 खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। उस बेटे पे क्या गुजरी होगी जिसकी मां के साथ ऐसा हुआ होगा। जिस दिन ये कांग्रेस समझ ले तो मैं नहीं, हमारा जो हिंदुत्व है, जो हमारा सनातन है, उस सनातन में सभी पंथों का सम्मान है। और हम किसी भी, खासतौर से जो मुस्लिम समाज की बात की रजत सर, मैं नरेंद्र मोदी जी को पिछले 9 साल से नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी को पिछले 21 साल से जान रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी इस देश में किसी गरीब का, किसी पीड़ित का, किसी शोषित का, किसी वंचित का हक दिलाने का काम कोई कर सकता है और कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो करेंगे, नुकसान नहीं होने देगा। लोग बताते हैं आजकल एक नया रूप आपका देखने को मिलता है, राम कथा कहते हैं, रामचरितमानस का प्रचार करते हैं। हम बहुत दिन से करते हैं, रूपवा बाद में दिखा है। हमने गीत बनाया, हमने कहते हैं कि जीवन जीने की कला हो राम की तरह,
जीवन जीने की कला हो राम की तरह। लेकिन वहां एक राम बैठे हैं, वो अयोध्या जी की रामलीला में राम बनते हैं भैया, ये राहुल भूचर है। ये सुने तो आ गए मेरे साथ। क्यों? हम कहते हैं राजा किसको बनना था? राम को। कैकेयी ने किसको बनवा लिया? भरत को। भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे, भरत जी गद्दी पर क्या रखे? राम जी का खड़ाऊं। हे मेरे भारत के युवाओं, हो सकता है तो भरत बनो, अपने हक पे भरोसा रखो, दूसरे का हक नहीं लेना है। ये तो राम की कथा है। अगर हम इस राम कथा को कह रहे कहते हैं, हम इस राम कथा की कई बारीकियों को, जब जनक जी के दरबार में घर में विश्वामित्र जी ने कहा था, उठहु राम भंजहु शिव चापा, मेटहु जनक जनक करदा। जनक जी के विषाद को हरो राम, धनुष तोड़ो और सीता को वरो। तो राम जी तो ये नहीं कहे कि रुकिए रुकिए अयोध्या जी फोन लगाने दीजिए। राम जी तो ये नहीं कहा कि रुको रुको बाबूजी से पूछने दो। क्यों नहीं कहा? गुरु पे विश्वास था, और गुरु को अपने शिष्य पे विश्वास था। गुरु को शिष्य पे विश्वास था। वो ये नहीं कहे कि राम तुम तोड़ सकते हो क्या? ना ना ना। विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम भंजहु शिव चापा। इतना विश्वास। तो ये एक संदेश जाता है कि नहीं रजत भैया? यहां सभी लोग सब जो सुन रहे हैं कि वैसा गुरु बन जाए भारत में, और वैसे ही शिष्य बन जाए। भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा भाव है। बिल्कुल ठीक है। जनता में से फाइनल राउंड। एक रिक्वेस्ट है सर, हम सभी ऑडियंस मेंबर के लिए एक बार आपका मशहूर गाना जिया हो बिहार के लाला हो जाए आपकी ज़बानी। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो तू घोर भुआला, जिया जिया भारत वाला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया हो। तनी नाची के, तनी गाई के, अपने हो देश के मान गगन लहरावा ये भैया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया पार्लियामेंट के मेंबर, सिंगर, राइटर और एक्टर मनोज तिवारी पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने सिंगर हंसराज हंस के फैसले का। जनाब, मैं ज़ाती तौर पे ये सोचता हूँ कि जितने भी इल्ज़ामात इन पे लगे हैं वो जब शो बिजनेस में थे, फिल्मों में थे, म्यूज़िक इंडस्ट्री में थे, लोगों की चॉइस का ध्यान, डायरेक्टर की मर्ज़ी से, सब इल्ज़ाम उस वक्त के हैं। जब से ये सेवा के सियासत के इस जॉब में आए हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, मोदी जी ने बड़ों बड़ों को सुधार दिया। तो जब से ये सेवा के फील्ड में आए हैं, क्षेत्र में आए हैं, तो मेरा ख्याल इन्होंने बहुत मेहनत की है, और इनकी मेहनत को देखते हुए आज की अदालत में इनको ऑर्डर किया जाता है कि 2024 के इलेक्शन तक बामशक्कत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों में रोज़ हाज़िरी दो और कामयाब हो। और बाकी सब इल्ज़ामात से इनकी मेहनत को देखते हुए, क्योंकि मेरी कमज़ोरी थोड़ा सुर भी है, तो सुरीले बहुत है, इसलिए इनको माफ़ किया जाता है और बरी किया जाता है, बरी किया जाता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ सुर में कि मैं निश्चित रूप से आपके आदेश का पालन करूँगा मैं श्रीमन।
2024 का चुनाव जीत के दूंगा। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि मनोज तिवारी इसी तरह सुरों के रंग बिखेरते रहेंगे, लोगों का दिल जीतते रहेंगे, राजनीति में रहकर जनता की सेवा का काम करते रहेंगे। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।